साथ एक और मजेदार, नोबेल पुरस्कार सुनते होंगे आप लोग। यस तो नोबेल, तो जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जो, वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने पूरे जिंदगी भर ऐसे खोज किए जो विध्वंसात्मक थे, डिस्ट्रक्टिव थे, जैसे कि बारूद का, गोली का, बम का, इस तरह की चीजों में उनका पूरा जीवन बीता। तो बाद में बेचारे मरते वक्त बोले कि अब मेरे एक्सपेरिमेंट से और मेरी खोज से जो भी पैसा आएगा, क्योंकि पेटेंट कराई जाती हैं चीजें, इतना तो आपको मालूम होगा, और जब चीजें पेटेंट हो जाती हैं तो उससे उनके मरने के बाद भी पैसा आता रहता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने बोला कि मैं तो जीवन में कोई अच्छा कार्य ना कर सका, मैंने जो भी कार्य किए वो सब विध्वंसात्मक थे, इसलिए अब जब तक ये पृथ्वी रहेगी, मेरे एक्सपेरिमेंट से आने वाले पैसों से दुनिया के ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो शांति के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और उसका नाम क्या है? नोबेल पुरस्कार। उस नोबेल पुरस्कार का नाम अल्फ्रेड नोबेल से ही पड़ा है। चलो, ये तो हो गई कुछ बातचीत की बातें। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के बारे में। किसके बारे में? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। बिना पढ़े मेरी क्लास का हर बच्चा जानता है। पूछो कैसे? तो मैं दिखा देता हूं कैसे। बोलेंगी चेतना, चेतना अपना माइक ऑन कर लो। अगर चेतना में किसी एक कंटेनर में मोल्टेन NaCl ले लूं, क्या ले लूं मैडम जी? मोल्टन NaCl। मोल्टेन NaCl का मतलब समझती हो? पिघला हुआ NaCl जो शुद्ध हो, शुद्ध, उसमें कुछ और ना मिला हो। एक्वस होता तो उसका मतलब वो पानी में है, मोल्टेन है इसका मतलब वो शुद्ध पिघला हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराऊंगा तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये सोडियम जा करके कैथोड पे डिपॉजिट होने लगेगा और ये रिएक्शन होगा कैथोड पर। खूब गौर से देखना, बिना पढ़े तुम जानते हो, ये बात मैं भी प्रूफ कर देता हूं। मेरे सरकारों, 2 मोल सोडियम जाएगा कैथोड पे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 मोल सोडियम सॉलिड बना देगा। अगर मैं बात करूं रिएक्शन एट एनोड की, तो एनोड पर क्लोराइड आयन जाएगा, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसने पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया। 2 मोल क्लोराइड आयन जाकर के क्लोरीन बनाएगा और 2 मोल इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स का यह सिद्धांत है कि कैथोड पर जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, एनोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने चाहिए। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब जरा देखो, क्लोरीन बन रहा है एनोड पर और सोडियम बन रहा है कैथोड पर। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। अब चेतना देखो, तुम इस नियम को कैसे जानती हो? मान लो चेतना, पहले मैंने 5 मिनट तक इसमें करंट फ्लो कराया बैटरी लगा करके, और फिर एक बार मैंने 10 मिनट तक, फिर एक बार मैंने 15 मिनट तक। तो किस एक्सपेरिमेंट में ज्यादा क्लोरीन और ज्यादा सोडियम मिलेंगे? 15 मिनट्स वाले एक्सपेरिमेंट में। 15 मिनट वाले एक्सपेरिमेंट में। अब इसको बताओ, तुम जानते थे कि नहीं जानते थे? यही है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। यही क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब उसको कितना घुमा फिरा के बोलेगा, जरा देखो, कितना साइंटिफिक लैंग्वेज में मुंह टेढ़ा करके बोलेगा। देखो, जो बात हर बच्चा अपने कॉमन सेंस से जान सकता है। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कि ड्यूरिंग oxidation and reduction, during oxidation and reduction at each electrode, the amount of substance oxidized or reduced, the amount of substance oxidized or reduced is directly proportional to
is directly proportional to amount of charge flowing through the circuit. Amount of charge flowing through the circuit. इसको जरा पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसमें जो सोडियम डिपॉजिट होता है कैथोड पे, या क्लोराइड आयन जो डिपॉजिट हो रहा है एनोड पे, इसकी मात्रा, इसका अमाउंट सीधे प्रोपोर्शनल होता है किसके? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. और तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो Q किसके बराबर होता है? I इंटू T के. यस सर. ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T, या यहां से मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल्स टू ZIT. क्या लिख सकता हूं? W इज इक्वल्स टू ZIT, जहां पर Z क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हर जगह यूज करते हो, और इसको एक नाम से और जाना जाता है इसको एक नाम से और जाना जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. कोई तकलीफ इतनी बातों में? अगर Z को एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो जरा देखो, W इज इक्वल्स टू ZIT है. अगर I हो जाए 1 एम्पियर, बहुत ध्यान से सुनना, और T हो जाए 1 सेकेंड, तो W बराबर हो जाता है Z के. यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? ये कुछ नहीं है. अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट कितनी देर तक के लिए फ्लो कराएं? जवाब दो. 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराएं. तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकती हो उसको, और उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कह सकती हो. बोलो हाँ. यस सर. ठीक है. अगर इतनी बात तुम समझ गए, तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं जो तुम्हारे न्यूमेरिकल को बहुत आसान कर देगा. जो मैं तरीका बताऊंगा वो NCERT और स्टेट बोर्ड या और किताबों में आपको उससे हट के मिलेगा. तो अगर आप मेरी बात को खूब ध्यान से सुनोगे, तो लास्ट में न्यूमेरिकली साउंड हो जाओगे, और न्यूमेरिकली साउंड होना ही एक अच्छे बच्चे की पहचान है. जिसको न्यूमेरिकल नहीं आता, समझ लो वो अपने साथ धोखा कर रहा है. इसलिए अब आगे जो बोलूंगा उसे इतना ध्यान से देखना कि समझ में आ जाए. यदि न समझ में आए तो हाँ हाँ मत कहना. चलो भैया, क्या बात है जो सर इतना दबाव दे करके बताना चाहते हैं? देख लो भैया क्या बात है. अगर सोडियम है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले और डिपॉजिट हो करके सोडियम बना दे. मैग्नीशियम का 1 मोल हो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 मोल मैग्नीशियम बना देगा. एल्यूमिनियम का अगर 3 मोल हो, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 मोल एल्यूमिनियम बना देगा. बोलो हाँ. हाँ सर. ठीक है. अब गौर से देखना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से बनता है 1 मोल सोडियम, और 1 मोल सोडियम का मास किसके बराबर होगा? मोलर मास के बराबर, यानी 23 ग्राम सोडियम. हाँ या ना? यस. ठीक है. 23 ग्राम सोडियम अगर मैं कहता हूं, तो इसको तुम ऐसे समझो, यहीं लिख दे रहा हूं GM. इतने में समझ जाना क्या है. 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम बनता है, और 1 मोल सोडियम कहूं या 23 ग्राम सोडियम कहूं,
किसी को कोई तकलीफ नहीं No, होनी sir. चाहिए। ठीक है। आगे मेरे शेर देखो, बहुत भारी बात है, इतनी भारी बात है कि एक बार तुम्हारी नजर में आ गया ना तो 90% क्वेश्चन तो तुम्हारे कदमों में लेट जाएंगे, 10% बचेंगे, उनके लिए मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल मैग्नीशियम बनता, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से ½ मोल मैग्नीशियम बनेगा। किसी को कोई तकलीफ? नो सर। ठीक है। ½ मोल मैग्नीशियम का मतलब होता है 12 ग्राम मैग्नीशियम। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, आगे आओ। 3 मोल इलेक्ट्रॉन से बनता, ये देखो 3 मोल इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो 1 मोल एल्यूमिनियम बनाता है। कोई भी बात मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिना समझे हाँ मत कहना, नहीं तो न्यूमेरिकल में बैंड बच जाएगी। और मैं न्यूमेरिकल A फॉर एप्पल B फॉर बॉय नहीं दूंगा, मैं ऐसे न्यूमेरिकल दूंगा जो नीट के स्टैंडर्ड के हैं। इसलिए ध्यान रखना कि आपको शेर की तरह काम करना है। आप तब तक हाँ नहीं करेंगे जब तक आपको चीजें दिख ना जाएं। 3 मोल इलेक्ट्रॉन से बनता है 1 मोल एल्यूमिनियम। तो बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना मोल एल्यूमिनियम बनेगा? 1/3 1/3 एल्यूमिनियम बनेगा। एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम? इट इज नथिंग बट 27। तो 1/3 मोल का मास कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। ठीक है, 9. ठीक है। अब कुछ नए बच्चे हैं जिनने मुझसे मोल नहीं पढ़ रखा है, घबराओ नहीं, मोल 2-3 बार पढ़ाते हैं तभी समझ में आता है। 11th को भी 2 बार, 12th को भी 2 बार, और रिपीटर को भी घिस के किसी न किसी तरीके से 2 बार पढ़ा देंगे। और नहीं तो एक तरीका है कि कम पढ़ाओ तो बच्चा जान ही ना पाए कि कुछ टफ है। देखो, मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। रिपीटर के सभी नए बच्चों के लिए है। तो अगर मुझे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम चाहिए तो क्या करूं? मोल इंटू मोलर मास कर दूं। एल्यूमिनियम का मोल है 1/3, मोलर मास है 27, तो ग्राम कितना आ गया? 9। मैग्नीशियम का मोल है 1/2, मोलर मास है 24, तो मास कितना आ गया? 12 ग्राम। सोडियम का मोल है 1, मोलर मास है 23, तो मास कितना आ गया? 23 ग्राम। तो ये डेटा मैंने कैसे लिखा अब समझ में आ जाना चाहिए। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसे अभी भी समझ में नहीं आया हो? तो वो मुझे माफ कर दे, शायद मैं कुछ ना बता पाया हूं, और वो मुझसे बोले तो मैं उसे दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। चलो भैया, अब बोलेंगे जानवी। जानवी माइक ऑन कर लो अपना। यस सर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए चार्ज को क्या कहते हैं? 1 फैराडे। 1 फैराडे। 1 फैराडे कितने कूलाम के बराबर होता है? 96500। 96500। अब तुम देखो तो यहां भी टोटल चार्ज हमने कितना फ्लो कराया? यहां टोटल चार्ज हमने कितना लिया? 1 मोल। हाँ। यहां भी कितना लिया? 1 मोल। यहां भी कितना लिया? 1 मोल। ठीक है, 1 मोल चार्ज का मतलब है मैडम जी 1 फैराडे। अब तुम खूब बारीक नजरों से देखो, 23 ग्राम ही सोडियम का इक्विवेलेंट वेट है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। 12 ग्राम ही मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट है। हाँ। 9 ग्राम ही एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट है। मेरे सभी साहब इस बात से सहमत हैं कि नहीं? इक्विवेलेंट क्या होता है?
मोलर मास का वह हिस्सा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले या दे, वही इक्विवेलेंट वेट है। तो मोलर मास का कितना हिस्सा है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ले या दे रहा है? 1/2, यहां 1/3, वहां 1। नहीं समझा? मोलर समझा। मास का वह हिस्सा, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताया था, मोलर मास का वह हिस्सा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले या 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे, वही इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। बाकी किताबें तो बहुत कुछ कहती हैं कि एसिड में दिया गया एच आयन, बेस में दिया गया OH आयन, सॉल्ट में चार्ज एसोसिएटेड विद एनायन या चार्ज एसोसिएटेड विद कैटायन, उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर कर दो तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। बट मैं तुम्हें एक डेफिनेशन देता हूं, मोलर मास का वह हिस्सा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले या 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। बोलो हाँ। हाँ। अब मेरे दिल में एक बात आई, क्या वो बाकी लोगों के दिल में आई या नहीं आई? मेरे को एक बात समझ में आया यार, कि अगर मैं किसी सर्किट में, इसको कान खोल के सुन लो, अगर मैं किसी सर्किट में, आगे कोई बोलेगा, अगर मैं किसी सर्किट में 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराऊं, तो डिपॉजिट अमाउंट सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। हाँ या ना? इस लाइन को समझा कि नहीं समझा? देसी स्टाइल में, कि अगर मैं किसी सर्किट में 1 मोल करंट फ्लो कराऊं तो डिपॉजिट होने वाला अमाउंट, बताओ, सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। इससे कितने लोग ऐसे हैं जो सहमत नहीं हैं? है कोई ऐसा? कोई बच्चा ऐसा है क्या? ठीक है, नहीं है तो ये मेरा भाग्य है, समझ लो। यानी कि 1 फैराडे से डिपॉजिट अमाउंट इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। अब जानवी, 1 फैराडे कितने कूलाम के बराबर होता है? 96500। तो 96500 कूलाम अगर किसी सर्किट में फ्लो कराएंगे तो जो डिपॉजिट अमाउंट है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो 1 कूलाम से कितना अमाउंट मिलेगा? E/96500। ये सबको समझता है? हाँ। 12th को तो पागल हो गया हूं 2 साल से पढ़ा पढ़ा के ये चीज। अगर अभी भी 12th में किसी को ना समझता हो तो भैया भगवान ही जाने। उनको समोसे वाला रूल बता रखा था, यूनिटरी लॉ, कि अगर 10 रुपया का 5 समोसा तो 1 रुपया का कितना समोसा? 5/10। या 1 समोसा कितने का? 10/5। तो 96500 कूलाम से इक्विवेलेंट वेट के बराबर, तो 1 कूलाम से इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। ये तो सबको मालूम है ना इतनी बात? शाबाश शाबाश शाबाश। आप जरा होश में आ जाओ और मुस्कुरा दो जरा, कि यहाँ क्या लिखे थे, क्या लिखे थे मेरे बच्चे, कि 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक अगर फ्लो कराया जाए तो डिपॉजिट अमाउंट ही क्या कहलाता है? Z। Z। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I की जगह लिखूंगा 1 एम्पियर, T की जगह लिखूंगा 1 सेकेंड। तो Q क्या हो गया? 1 एम्पियर सेकेंड। 1 एम्पियर सेकेंड कोई तीर्था 1 कूलाम कह दूं तो गुस्सा तो नहीं पड़ जाओगी? नो सर। 1 एम्पियर सेकेंड को ही मेरे बच्चे 1 कूलाम कहते हैं। अच्छा भैया, यानी कि 1 कूलाम करंट फ्लो करा देने से जो डिपॉजिट अमाउंट होगा वही क्या होगा? Z।
Yes, sir. हाँ Yes, sir. और 1 कूलाम चार्ज से जो डिपॉजिट अमाउंट है वो किसके बराबर है? Equivalent weight upon Weight upon 9650. 9650. ठीक है, तो यहां से क्या पता लग गया कि अगर ए की लंबाई बी के बराबर और बी की लंबाई सी के बराबर, तो ए सी से बड़ा या छोटा या बराबर? बराबर. बराबर. तो 1 कूलाम चार्ज से पता लगा कि डिपॉजिट अमाउंट जेड के बराबर होता है। फिर यहां से पता लगा कि 1 कूलाम चार्ज से डिपॉजिट अमाउंट E/96500 के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 Z is equals to E/96500 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? यस सर। अरे भाई, दिख रही है? एक कूलाम चार्ज से जो अमाउंट मिल रहा था वो था जेड, और एक कूलाम चार्ज से जो अमाउंट मिल रहा था वो था E/96500। तो E/96500 जेड के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर क्यू रहना चाहिए ना? क्या क्या रहना चाहिए? क्यू कहाँ रहना चाहिए? जेड की जगह। नहीं, क्यों 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 रहेगा? क्यू भी रह सकता है क्योंकि वो भी तो 1 कॉलम है। अबे बाबा, 1 कूलाम से जितना अमाउंट मिलता है वही है W और वही है जेड। फिर आगे मैं कह रहा हूं कि 1 कूलाम से जितना अमाउंट मिलता है वही है E/96500। तो E/96500 जेड के बराबर हो गया कि नहीं? यस सर। पक्का ना? हाँ ठीक है। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से जीवन आसान होता तो सबका हो जाता। जब मैं मोल पढ़ाता हूं तो 90% बच्चा भागने की कोशिश करता है, 10% में इतनी ताकत होती है जो मेरे साथ बैठ पाता है। अब जिसने मोल में कामचोरी की है वो फैराडे लॉ में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ये भी बता दो। इसलिए बेसिक्स तो मोल के मालूम ही होना चाहिए, और साथ साथ मोल की कामचोरी कैसे दूर होगी? जब पूरी जान अड़ा दोगे फैराडे लॉ में, यानी जिंदा ना बचो जब तक ऐसी फीलिंग ना आ जाए कि मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक मौत ना हो जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी चीज की, या तो मैं रहूंगा या क्वेश्चन रहेगा। इस सिद्धांत से जुटोगे तो ही इसको तोड़ पाओगे, नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो टूट जाएंगे, बड़े क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन नहीं टूटेंगे। तो अब कोई कामचोरी ना करना बच्चों, बस इतना ही। सारी कहानी का इतना मतलब है कि गिव अप मत करना। गिव अप किए तो खेल खत्म। इक्वेशन नंबर 1 है, आप जरा देखो, W is equals to ZIT, ये इक्वेशन था। Z की जगह क्या लिख सकता हूं? E/96500 इंटू I इंटू T लिख सकता हूं। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। ये इक्वेशन दिन रात याद होना चाहिए। यही इक्वेशन है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. 2 मिनट बचा है मेरे पास इस सेशन में, मुझसे बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। फैराडे लॉ में हम पढ़े हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कहता है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? जब किसी सॉल्यूशन में या किसी लिक्विड में करंट फ्लो कराया जाए तो वो प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। जैसे पिघले हुए NaCl में देखो सेल लगा करके हम करंट फ्लो करा रहे हैं। कहीं भी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड या कैथोड पर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड अमाउंट हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है? सर्किट में बहने वाले चार्ज के।
W is directly proportional to Q, तो W is directly proportional to I into T, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, Z ले आया, Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फिर यहाँ मैंने तुम्हें बहुत कुछ जादू करके दिखाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये किताबों में नहीं मिलेगा। हमने यहाँ तुम्हें प्रूफ करके दिखाया कि अगर हम किसी सर्किट में 1 फैराडे करंट बहा दें तो डिपॉजिट होने वाला अमाउंट सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। ये सबसे बड़ा रहस्य है फर्स्ट लॉ का। फर्स्ट लॉ का सबसे बड़ा रहस्य, कितने क्वेश्चन तो इसी से घुटने टेक देंगे। ये एक बात मैं क्या बोल रहा हूं, धैर्य से सुन लो, कि किसी भी सर्किट में अगर 1 फैराडे करंट फ्लो कराया जाए तो ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस होने वाला अमाउंट उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा स्क्रीन पे प्रूफ है। फिर मैंने चेक किया कि W और Z का जो डेफिनेशन था वो ये था कि 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक फ्लो कराएं तो रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज होने वाला अमाउंट Z कहलाता है। 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक फ्लो कराएं, चाहे इसी को बोल दें कि 1 कूलाम करंट फ्लो कराएं, तो 1 कूलाम से जो डिपॉजिट अमाउंट है वो Z के बराबर है, और 1 कूलाम से जो डिपॉजिट अमाउंट है E/96500 के बराबर है। तो दोनों को आपस में मैंने बराबर कर दिया। Z किसके बराबर हो गया? E/96500। फिर इसी क्वेश्चन, अगर बच्चों अपन बात करें सेकेंड लॉ की, किसकी बात करें? सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ में कहता है कि अगर कोई 2 सेल एक दूसरे के सीरीज में वर्क कर रहे हो, तो सीरीज में जब सेल लगे होते हैं तो उनमें एक ही चीज कॉमन होता है कि करंट सेम फ्लो होती है। इतना तो फिजिक्स के थ्रू जानते हो, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स पढ़ते हो, बोलो। यस सर। तो फैराडे कहता है कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने वाले सब्सटेंस का जो अमाउंट है दोनों सेल में, जैसे यहाँ कैथोड पे कॉपर जमेगा और यहाँ कैथोड पे सिल्वर जमेगा, तो ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ हमने रिड्यूस का एग्जांपल ले रखा है, ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड होने वाला सब्सटेंस हमेशा किस रेशियो में होगा? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा। ये है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। प्रूफ चाहते हो हालांकि तो फर्स्ट लॉ से प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं लिखूं WCU क्या हो जाएगा? E/96500 इंटू आई इंटू टी, और यहां अगर मैं लिखूं WAG तो ये क्या हो जाएगा? E/96500 इंटू आई इंटू टी। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दूं तो जरा देखो, WCU/WAG ECU/EAG हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा क्योंकि आई और टी तो सेम होगा ना, बोलो हाँ। यस हाँ सर। तो ये 2 बातें हैं। अब तो हो गई ये थ्योरेटिकल बातें कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। फॉर्मूला क्या बना? फर्स्ट लॉ का बना W इक्वल्स टू E/96500 इंटू आई इंटू टी, और सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या बना? W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2। यही बना या कुछ और बना? यही बना। यस। अब हम करेंगे धुरंधर तरीके से न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से चीजें और बेहतर वे में क्लियर होती चली जाएंगी। देखो जरा ध्यान से बच्चों, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं, बिल्कुल बेसिक से बात करता हूं। मान लो कहता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ड्यूरिंग द, अब आप लोग रफ और पेन उठा लीजिए, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, रफ और पेन उठा ही लीजिएगा, आलस मत करिएगा। मैं आपको नहीं देख रहा हूं लेकिन भगवान और आप आपको जरूर देख रहे हैं, दोनों लोग, आप भी स्वयं को देख रहे हैं और भगवान भी आपको देख रहा है, इसलिए बेईमानी मत करना। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten CaCl2, 0.8 ampere current, 0.8 ampere current is passed through the cell for 1 hour. Calculate
mass obtained at calculate mass obtained at cathode। या आपसे पूछ लेगा कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट, कुछ भी पूछ ले। तो चलो हम इनको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया हो रही है किसमें? मोल्टेन, जवाब दो। मोल्टन मोल्टेन CaCl2। मोल्टेन CaCl2 के पास क्या होगा? Ca+2 होगा और साथ में क्या होगा? Cl- ठीक है। अब जरा देखो, ये कहाँ जाएगा? एनोड पे, और ये कहाँ जाएगा? कैथोड पे। क्लोरीन तो एनोड पे जाएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl2 और 2 मोल इलेक्ट्रॉन बना देगा, और क्लोरीन का फिजिकल स्टेट गैस होता है, उड़ जाएगा। आगे देखो, अब बचा Ca+2, ये जाएगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा और Ca बनाएगा, कैल्शियम। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है कि अगर 0.8 एम्पियर की करंट कितनी देर के लिए पास की जाए? 1 hour। की करंट 1 आवर के लिए पास की जाए तो बताओ कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मेथड 1, मेथड 2। देखो, धैर्य रखें, बेसिक चल रहा है क्योंकि 12th भी है, धीरे धीरे लेवल उठाता हूं। देखो, एक तो मेथड 1 कि W इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बच्चों? E/96500 इंटू I इंटू T। E कितना है इसका बोलो? कैल्शियम के लिए E कितना हो जाएगा? मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। किसका माइक ऑन है? ठीक है। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मोलर मास, जो कि कितना होता है? 40 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर अपॉन 96500 इंटू I। कितने एम्पियर की करंट फ्लो करा रहा है मयूर? 0.8। 0.8। और एम्पियर सेकंड को कूलाम बोलते हैं 1 आवर के लिए। तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। 0 इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें W मिल जाएगा, बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड जो आपको NCERT वगैरह में दिया रहता है, यूनिटरी लॉ जिसको बोलते हैं। क्या? कि देखो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से बनता है 1 मोल कैल्शियम। कहो हाँ। 2 मोल इलेक्ट्रॉन को तुम बोल सकते हो 2 फैराडे चार्ज से बनता है 40 ग्राम कैल्शियम। जल्दी कहो हाँ, जल्दी कहो हाँ। 2 फैराडे यानी कि 2 इंटू 96500 कूलाम से बनता है 40 ग्राम कैल्शियम। तो 1 कूलाम से कितना बनेगा? 40/2 इंटू 96500। बोलो हाँ, हाँ बोलो। 2 इंटू 96500 ग्राम कैल्शियम, ये 1 कूलाम से बचा। हमारे पास कितने कूलाम है ये हम पता लगा लेंगे। कितने कूलाम है ये? Q इज इक्वल टू I इंटू T से पता लगा लेंगे। 0.8 इंटू 3600। तो 1 कूलाम से बना था इतना, तो 0.8 इंटू 3600 कूलाम से कितना बनेगा? दिस मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं x मान दूं, दिस x मल्टीप्लाइड बाई 0.8 इंटू 3600। सेम वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? मैंने इतने को x माना क्योंकि जगह कम था। अब समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? नो सर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर हो रहा होगा। आई बात समझ में? तो ये पहला क्वेश्चन था। इसी तरह से अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो अगले क्वेश्चन में आप लोगों को भी थोड़ा एफर्ट लगाना है। अब एफर्ट लगाने को बोलूंगा तो जैसे ही जो लोग सो रहे होंगे वो तुरंत पता लग जाएगा, क्योंकि वो एक अक्षर लिख नहीं पाएंगे।
जो क्लास में सोने बैठे हैं वो एक अक्षर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए भैया सोना मत, एफर्ट लगाना। कहता है क्वेश्चन में हाउ मेनी फैराडे, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, स्मार्ट वर्क करना है, कोई हार्ड वर्क नहीं करना आज। हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी are required to produce 5 gram of magnesium, 5 gram of magnesium from MgCl2। सब लोग करें, रिपीटर का कोई बच्चा जवाब नहीं देगा, जवाब मैं 12th वालों से लूंगा। सब लोग करें, 60 सेकंड का टाइम है। How many Faraday of electricity are required to produce 5 gram of magnesium from MgCl2? स्टॉप, रुक जाओ। 12 से किसी का आया? ठीक है। अब सर 5 डिवाइडेड बाय 12। कितना कह रही हो? 5 डिवाइडेड बाय 12। चलो चेक कर देते हैं। देखो MgCl2 का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है बच्चों। MgCl2 में Mg+2 होगा और 2 मोल क्लोराइड आयन होगा, यानी कि मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन है। ठीक है, चलो W = E/96500 × I × T। कितना ग्राम मांग रहा है? 5 ग्राम कह रहा है। मैग्नीशियम का E कितना हो जाएगा? 12। कैसे आया? 24 डिवाइड बाई 2 करके आया। 2 कैसे लिया? चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन। अब ये 12 कैसे लिया, भगवान के लिए बार बार मत पूछना। मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। Yes, sir. 96500 इंटू कितने फैराडे, तो यहां से हमें I × T कूलाम पता लग जाएगा। तो 5 × 96500 अपॉन 12, ये तो कूलाम आ गया। I × T का मतलब क्या हुआ? कूलाम हुआ ना भाई, Q है ना वो, कूलाम। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है मैडम आपका। कूलाम को फैराडे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करूं? कोई सोच रहा होगा सर सर के बल खड़े हो जाओ। सर के बल नहीं खड़ा होना है, 96500 से डिवाइड करना है। तो फैराडे क्या हो जाएगा? 5 × 96500 डिवाइड बाई 12, और ये अगेन डिवाइडेड बाई व्हाट। रुको, जगह कम है तो साइड में लिख देता हूं। तो यानी कि तो आंसर I × T को अगर मुझे फैराडे में लिखना है तो क्या करूं? 5 × 96500 अपॉन 12 डिवाइड बाई 96500। 5/12 इज द करेक्ट आंसर, जो कि कशिश ने बताया। कूलाम को फैराडे में बदलना सबको आता है ना? जिसको नहीं आता है बेटा, उसको मैं क्या, भगवान भी कुछ नहीं करा सकता। चलो, कितने लोगों का आ गया था, नाम बताएंगे? यस सर। Yes, sir. रिपीटर में किसका नहीं आया था? एनीवन? यस सर। एक बच्चा शैल आपका आया था? शैल? हाँ सर, आया आंसर। शाबाश, वेरी गुड। अभी तो सुनो, अभी थोड़ा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत लोग हैं, सबको लेके चलना है। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इसको,
इसकी बैंड बजा देंगे। ध्यान से देखना, सिंगेज में बहुत टॉप के क्वेश्चन दिए गए हैं और वो तभी बनेंगे जब आज तुम ये सोच लोगे कि तुम्हें करना है। चलो एक और नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूं, अब ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सीधे समझा देता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा रहा है AgNO3 का, रिपीटर भी करेगा 12th भी करेगा, बट रिपीटर जवाब नहीं देगा, जवाब 12th की तरफ से आना चाहिए। AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है, ठीक है। अगर कह रहा है कि कैथोड पर ज्यादा नहीं 0.42 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, आंसर आप मुझे फ्रैक्शन में भी दोगे तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं पूरा एकदम सॉल्व करके दो। डिपॉजिट हो रहा है, पूछ रहा है बताओ कितने करंट की जरूरत होगी। अब करंट एम्पियर में ही नहीं नापा जाता है, करंट कूलाम में भी नापा जाता है। तो चलो मैं सीधे चार्ज ही बोल देता हूं, कितने चार्ज की जरूरत होगी अगर मैं 0.42 ग्राम सिल्वर पा रहा हूं कैथोड पे। तो चलो आंसर निकालो, आपके पास 40 सेकंड का टाइम है। इसको 42 कर लेना, नॉट 0.42, 42 कर लो, नहीं तो और लंबा जाएगा। समय खत्म। जवाब 12th का कोई भी बच्चा जवाब दे सकता। 0.42 into 96500 upon 107. 107 कि 108? हाँ 108 सॉरी। भाई क्या लिखोगे, W = E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। ई क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सिल्वर का मोलर मास 108, वैलेंसी फैक्टर बताओ कितना, 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 108। तो W = 108 अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी पूछ रहा है। W दिया हुआ है कितना, 42 ग्राम, वो मयूर भाई बाद में मैंने करेक्ट कर दिया था। तो आई इंटू टी कितना हो जाएगा, 42 इंटू 96500 अपॉन 108, यही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ। यस Yes. वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुटिंग, और वैल्यू पुटिंग में ना रो देना। चलो भैया इतना हो गया, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अगर किसी सर्किट में 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो करा दें और उसमें CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, और ये करंट जो फ्लो कराई जाए ये 40 मिनट के लिए फ्लो कराई जाए, और कॉपर का मोलर मास दिया है 63.5, तो कितना कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा पता लगाओ। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो सुन लो, एक CuSO4 का सॉल्यूशन है, उसमें करंट फ्लो कराई जा रही है कितने एम्पियर, 2.5 एम्पियर, कितनी देर के लिए, 40 मिनट के लिए। तो पूछ रहा है बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट। कॉपर का कितना का आपने मोलर मास? ये लिखा है, हो गया सर। ठीक है। E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी, W पूछ रहा है
63.5 वैलेंसी फैक्टर 2 है अपॉन 96500। आई कितना है 2.5 एम्पियर, टी कितना है 40 मिनट। बताओ आंसर नहीं आ जाएगा कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ? तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड्स में। मिनट में है तो सेकंड में कर दो इंटू 60। हाँ आएगा कि नहीं आएगा आंसर? यस सर। ठीक है, एक और सड़ियल क्वेश्चन ले देता हूं, फिर एक भी सड़ियल क्वेश्चन नहीं लूंगा। ये सब मेरी नजर में अपन उनको पढ़ाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होना रहता है। तो भैया ये तो अभी तक तुम्हारे हाथ खोलने की बात थी, इसका ये मतलब नहीं कि बातें सब ऐसी ही हैं। एक और सड़ियल क्वेश्चन ले देता। कहता है कि व्हाट करंट स्ट्रेंथ विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, what current strength will be required to deposit 2.16 into 10 की power -3 kilogram of silver in 7 minutes from AgNO3। मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए इसका। क्वेश्चन समझ गए क्या है? What strength of current is required to deposit इतना किलोग्राम of silver in 7 minutes from AgNO3। सॉल्व करें। बस भैया बस, अब आंसर दे दो, नहीं रात हो जाएगी बेटा। सर 4.59। चलो नहीं सर, वो 0.0459 होगा। 0.0459 चेक कर लेता हूँ भाई। बताओ जरा जानवी कितना आ रहा है तुम्हारा? 4.59। चलो देख लेते हैं। ये है तो W इक्वल्स टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। कितने ग्राम चाह रहा है वो? 2.16 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000 कर देंगे तो किलोग्राम ग्राम में बदल जाएगा। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 होता है क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। 96500 इंटू I इंटू टी। आई पूछ रहा है 7 इंटू 60 कर दूं तो बात बन जाएगी, ये इससे उड़ जाएगा। 2.18 इंटू 96500 अपॉन 108 इंटू 7 इंटू 60। कितने एम्पियर की जरूरत लगेगी? बोलो हाँ। तो 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 96500 इज डिवाइडेड बाई। आपने 10 की पावर 3 -3 कहाँ लग गया? कितना था? -3 था या 3 था क्वेश्चन? -3। तो -3 था तो ये 10 किलोग्राम है ना, ग्राम में बदलोगे तो कट जाए। अच्छा हाँ, पक्का ना? यस सर। तो 108 से डिवाइड मारा, फिर 7 से डिवाइड मारा, फिर 60 से डिवाइड मारा, तो ये तो शायद 4.5 के आसपास आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, करेक्ट है। अब ये सड़ेले क्वेश्चन खत्म हो गए, मैं बोर हो गया इनको करके। अब जरा अच्छी चीजें सुनने के लिए राजी हो जाओ, अच्छी चीजें जो हमें तकलीफ दे सकती हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है, जरा देखो, पूरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं। कहता है कि कहाँ गया? कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको नोट्स में भी ऐड करके रखना है। कहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ MnSO4, अब सावधान हो जाना बच्चों, इन एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड is a method for the preparation of MnO2 passing a current of 27 ampere for 24 hours gives 1 kilogram of MnO2. Current efficiency is, क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, खूब ठंडे दिमाग से 2 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ो। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, खाली ठंडे दिमाग से 2 बार पढ़िए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लिया सरकार? साहब क्वेश्चन पढ़ लिए? यस सर। ठीक है, अब हम साहब को समझाते हैं। मान लो कि जो है शामिल की आदत बहुत खराब है। शामिल 100 रुपया मुझसे लेते हैं, मैंने सोचा चलो आज बच्चों को सबको चॉकलेट खिला दूं, और शामिल बदमाश है, जाता है 50 की चॉकलेट लाता है और 50 के सिगरेट पी जाता है। मान लो ऐसा, वो पीता नहीं है, नहीं तो सोचो कि शामिल सिगरेट पी जाता है, ऐसा कुछ नहीं। मान लो पी जाता है, तो अब दिया मैंने 100 रुपया, लेकिन मेरे बच्चों को चॉकलेट सिर्फ कितने का मिला? 50 का। 50। तो शामिल की इफिशियंसी कितनी हुई? 50/100 into 100, 50% इफिशियंसी हुई। यानी अगर मेरे को 100 चॉकलेट मंगाना है तो उसे 200 रुपया देना पड़ेगा, अगर 1 रुपए की एक चॉकलेट है तो। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब उसके बाद मान लो 1 रुपए की एक चॉकलेट मिलती है, फिर मान लो मैंने सोचा अगर आए तो बदमाश निकला, फिर मैंने शौर को बुलाया, मैंने कहा बेटा जाओ चॉकलेट ले आ दो। ये अलग खिलाड़ी निकले, इनने 30 के चॉकलेट ले आए और ये 70 खा गए। पता लगा 50 का सिगरेट पी गए और 20 का ये खर्रा खा गए। अब और फंसा मैं, अब दिया 100, लेकिन सामान कितने का पाया मैं? 30। 30 रुपए। तो शौर का इफिशियंसी कितना हुआ? 30%। 30%। इससे अच्छा तो शामिल ही था। खैर, इन सभी कहानियों का हंसते मुस्कुराते सिर्फ इतना मेरा मतलब था कि तुम इस शब्द का मतलब समझ सको बच्चों। उसके बाद तो मैं इसकी बैंड बजा दूंगा।
अगर तुम इस शब्द का मतलब समझ गए तो अब जरा मुझे मौका दो सिखाने का। यानी कि इफिशियंसी वही निकाली जाती है जहां 100% रिजल्ट मिलने की उम्मीद ना हो। हाँ या ना? हाँ या? हाँ सर। यस सर। देखो थोड़ा रिस्पॉन्सिव होके बैठो बेटा, थोड़ा रिस्पॉन्स करो। देखो कह रहा है MnSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, चलो भैया इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया जाता है यार MnSO4 का। और ये MnSO4 पानी में नहीं है, ऐसे ऐसे किसमें है वो? एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में है। किसमें है? MnSO। एक्वस सल्फर। तो टूटेगा तो है ही, तब भी टूटेगा क्योंकि पानी की उपस्थिति तो एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में भी है। कह रहा है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्या बनाने का? MnO2 यानी Mn+2 से अगर मैं MnO2 बनाना चाहता हूं तो ये कैसे बनाया जाता है? MnSO4 को एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में लेकर के क्या कराया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर यहाँ मैग्नीज +2 से +4 तक जा रहा है तो इसका मतलब 100% ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जल्दी कह दो हाँ। हाँ। अगर भाई हाँ सर। MnO2 बना रहा है तो उसको 100% 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, यहाँ +4 है। बच्चों इतनी बात समझते हो कि नहीं सरकार? अब यहां से सब मक्खन जैसा होता चला आएगा। देखो यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है तो 1 मोल MnO2 बनता है। कहो हाँ। यस। हाँ। ठीक है, अगर इतनी बात कह देते हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो बच्चों यानी कि अगर 2 फैराडे से बनता है 1 मोल MnO2। बोलो हाँ। अब हाँ सर। 1 मोल MnO2 तो हमें कह रहा है कि हम अब जरा पता लगाओ कि 1 किलोग्राम MnO2 के लिए कितना चार्ज चाहिए। तो यहाँ मोल मालूम है, तो मोल मालूम है तो क्या पता कर लो इसका? मोलर मास पता लगा लो। बोलो हाँ। बोलो हाँ। यस। यस सर। अब अगर मैं MnO2 का मोलर मास पता लगाऊं तो वो 86.9 यानी कि 87 के आसपास होता है, दिया रहेगा। अगर वो तो ठीक है, नहीं 16 दूनी 32। और मैग्नीज का मोलर मास कितना होता है? मैग्नीज का जो मोलर मास होगा वो 54.9 के आसपास होता है। तो 32 में 54.9 जोड़ दोगे तो लमसम कितना आ जाएगा? बोलो 86.9 यानी लमसम 87 के आसपास आ जाएगा। यानी 2 फैराडे से 1 मोल या 1 मोल को क्या कह सकता हूं? 87 ग्राम MnO2 कह दूं तो कोई तकलीफ? यानी 87 ग्राम MnO2 के लिए 2 फैराडे चाहिए। तो जरा देखो तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? बोलो जल्दी से। 2/87 फैराडे। तो 1000 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 2/87 इंटू 1000 फैराडे। बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। और जो 1000 ग्राम होगा वही तो 1 किलोग्राम होगा। अब मैंने 1 किलोग्राम MnO2 को पाने के लिए कितना चार्ज की जरूरत है ये पता लगा लिया नहीं पता लगा लिया? यस। ठीक है, अब लग कितना रहा है ये पता लगा लूंगा क्वेश्चन के थ्रू। लग कितना रहा है? लग रहा है कितना एम्पियर का करंट दे रहा है? 27। कितनी देर के लिए दे रहा है? 24 आवर के लिए, यानी इंटू 3600। लग रहा है इतना और लगना चाहिए इतना। दिया था 100 रुपया और सौर लाए थे 30, यानी 100 रुपए के 100 मिलने चाहिए थे लेकिन मिले थे 30। तो तुमने क्या किया था? 30 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया था ना। बोलो। यस सर। हाँ। अब पता नहीं तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि नहीं? लग रहा है इतना
और लगना चाहिए इतना। तो इफिशियंसी कितनी हुई? जितना लगना चाहिए डिवाइड बाय जितना लग रहा है। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं इफिशियंसी। 2/87 इंटू 1000 अपॉन 27 इंटू 24 इंटू 3600। इसको सॉल्व कर दोगे, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर है। इसको इससे हमने काट दिया 20 ये, और इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज इफिशियंसी आ जाएगा 20, और अपॉन में कितना आ जाएगा बोलो? 87 इंटू 24 इंटू 36 मल्टीप्लाइड बाई 100। बोलो हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही पढ़ रहा हूं और मैं ही पढ़ा रहा हूं। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है? नो सर। थैंक यू। उल्टा लिखे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो परसेंटेज इफिशियंसी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यस ठीक है। अब ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, ये ज्यादा भी टेढ़ा नहीं है बट थोड़ा टेढ़ा तो है। अब अगर आप इसको अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सिस्टम से चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। और ये हमने देखो अभी अभी भी गलती किया हमने। ये देखो ये कूलाम है और ये फैराडे है, हाँ या ना? तो इसको भी तुम या तो इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लो या इसे फैराडे में। तो मैं इसको फैराडे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई क्या कर देता हूँ 96500। तो अभी अभी भी गलती हुई है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? खाली मैथमेटिकल हैंडलिंग। अगर तुम ऐसे लिख देता हूँ, इसे x बोल दो इसे y बोल दो, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई इंटू 100। अभी बताओ समझा कि नहीं समझा? यस सर। हाँ। ठीक है, आज के लिए